Jai Hind. Today we are going to see the class 7 English book of Maples series. In this video we will see the explanation of lesson 1 of this English book. आज हम लोग क्लास 7 की मैपल्स सीरीज के इंग्लिश बुक के चैप्टर 1 के एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक पोएम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 7 के मैपल्स सीरीज के इंग्लिश बुक को, उसके कवर पेज को, जो कि अंजू बंसल और BS गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की है। यहाँ पर आप अंदर के पेज को देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की ये मैपल्स सीरीज की बुक है क्लास 7 के लिए इंग्लिश की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आगन बुक्स इंटरनेशनल या फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की बुक, आप इसको समझ सकते हैं। हियर वी हैव कंटेंट्स, यहाँ पर हम लोगों के पास कंटेंट्स है। कंटेंट्स मीन्स पाठ्यक्रम, या इसको आप हिंदी में भूमिका भी कह सकते हैं। मतलब पूरे बुक में, पूरे किताब में कितने अध्याय, कितने विषय दिए गए हैं, कितने पाठ दिए गए हैं, उनके विषय में कंटेंट्स में बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, जो कि एक कविता है। आज इस वीडियो में हम लोग इस कविता के अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं टोटल इस बुक में, क्लास 7 की इंग्लिश की बुक में कितने चैप्टर्स हैं। टोटल 18 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि 2 मॉडल पेपर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर 1 एंड मॉडल टेस्ट पेपर 2। सो अब हम लोग चैप्टर 1 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग लेसन 1 पर आ चुके हैं, जिसका कि नेम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो लाइन्स मीन्स हम लोग उसको कहते हैं जब किसी फ्रेज या सेंटेंस, मतलब वाक्य या वाक्यांश को एक सीधी रेखा पंक्ति में लिख दिया जाता है, सजाया जाता है, तो इंग्लिश में उसको हम लोग लाइन्स कहते हैं। मैथ्स में हम लोग लाइन्स को रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश विषय को लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं लाइन्स को। तो यहाँ पर लाइन्स के लिए आप कह सकते हैं कि शब्दों या शब्दों के योग से जो शाब्दिक रेखाएं, पंक्तियाँ बनती हैं, मतलब जिन रेखाओं में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को इंग्लिश में हम लोग लाइन्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लाइन्स की परिभाषा को समझा। लाइन्स मीन्स रेखाएं होती हैं, लेकिन तब यह परिभाषा लाइन्स की रेखाएं या गणित विषय में, मैथ्स में समझी जाती है। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश विषय को समझ रहे हैं, इसलिए आप लाइन्स की जो परिभाषा हमने आपको बताई है वही आप समझेंगे। रिटन मीन्स लिखी जा चुकी हैं, इन मीन्स में, अर्ली मीन्स पूर्व में या प्रारंभिक समय में, स्प्रिंग मीन्स एक मौसम है, जो कि बसंत ऋतु का मौसम है, जो कि मौसमों में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग को आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं कि वे शाब्दिक रेखाएं, वे रचना जो कि बसंत ऋतु जब शुरू होती है तो उसके मतलब शुरुआत के ही दिनों में लिखी गई है, जो रचना रचित की गई है वो, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूर्व के बसंत ऋतु में जो रचना की गई है कवि के द्वारा, उसके विषय में यह कविता है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। आइए हम लोग कविता को समझने की कोशिश करते हैं। You must have read a number of poems where poets describe the beauty of nature. आपने कई कविताएं पढ़ी होंगी जिसमें कि कवियों के द्वारा प्रकृति की सुंदरता को दर्शाया गया है, प्रकृति की सुंदरता की व्याख्या की गई है, प्रकृति के गुणों को दर्शाया गया है। Read this poem to find out how nature evokes an intense emotional response in the poet and makes him reflect on how human beings treat each other. आपसे बोला जा रहा है कि इस कविता को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि प्रकृति ने किस प्रकार से तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया कवि के हृदय में उत्पन्न कर दी, कवि के मस्तिष्क में उत्पन्न कर दी। मतलब कवि को यह विचार करने के लिए विवश कर दिया प्रकृति ने अपनी तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कि
किस प्रकार से प्रकृति और मानव एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं प्रकृति और मानव। यह कवि के हृदय में यह सवाल, यह प्रश्न उठ जाता है, जो कि प्रकृति की तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उठती है। तो इस कविता में बताया गया है कि प्रकृति और मानव के बीच में संबंध कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। तो हम लोग इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। कविता को समझने से पहले हम लोग कविता के विषय में कुछ जान लेते हैं। यह कविता इंग्लिश के रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जी की रचना है, जिसका विषय थीम है ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर, मानव के आचरण और प्रकृति पर आधारित है। यह कविता 6 स्टैंजा में रचित की गई है। प्रत्येक स्टैंजा में 4 लाइनें हैं और इसलिए कविता में कुल लाइनों की संख्या 6 × 4 = 24 हो जाती है। स्टैंजा हम लोग उसे कहते हैं, आप देख सकते हैं। स्टैंजा को आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जब कई लाइनें साथ में पास लिखी होती हैं तो उसको हम लोग स्टैंजा कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 लाइनें पास में लिखी हुई हैं, तो आप इसको स्टैंजा 1 कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से 4 लाइनें पास में लिखी हुई हैं, तो आप इसको स्टैंजा 2 कह सकते हैं। इसी प्रकार इस कविता में कुल स्टैंजा जितने हैं उनकी संख्या 6 है। इस प्रकार एक स्टैंजा में 4 लाइनें हैं, तो 6 स्टैंजा में 6 × 4 24 लाइन्स है। इस प्रकार यह कविता 24 लाइनों की कविता है, जो कि प्रकृति और मानव के संबंध के विषय में लिखी गई है। कविता का थीम है, मतलब विषय है जिस पर कविता को लिखा गया है, मतलब कविता की रचना की गई है, वह है ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर, मतलब मानवता और प्रकृति के संबंध के विषय में लिखी गई है। नेचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, पीसफुल मानी जाती है। अगर आप नेचर के करीब होंगे तो आप अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे और नेचर की ब्यूटी में खो जाएंगे। यहाँ तक कि आपको ऐसा भी फील होगा कि आपकी जो सोल, आत्मा है, वह नेचर, प्रकृति से जुड़ी हुई है और ह्यूमन लाइफ दिन ब दिन डिटोरिएट होती जा रही है, उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। बहुत तरह की बुराइयाँ ह्यूमन्स लाइफ में आ चुकी हैं, मतलब ह्यूमन्स लाइफ का पार्ट बन गई हैं, और इस वजह से इसलिए ह्यूमन्स कभी खुश नहीं होते, मतलब मानव दिन ब दिन विपत्ति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। इस कविता में यही बताया गया है। कविता के माध्यम से बताया गया है कि प्रकृति, नेचर पूर्ण रूप से उत्साह, उमंग, नवीनता आदि से युक्त है, जबकि मानव की लाइफ से खुशियाँ जा चुकी हैं और धीरे धीरे अब वह बुराइयाँ ही बची हुई हैं मानव जीवन में, जो कि संपूर्ण जीव जगत के लिए विनाश का कारण बन रही हैं। रीड एंड एंजॉय द पोएम, मतलब कविता को पढ़िए, समझिए और कविता का आनंद लीजिए। पहले स्टैंजा में कवि लिखता है कि आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स while in a grove I sat reclined in that sweet mood when present thoughts bring sad thoughts to the mind। यहाँ पर हम लोगों ने स्टैंजा 1 को पढ़ा। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लेंडेड नोट्स। ब्लेंडेड नोट्स के लिए हम लोग शब्द लिख सकते हैं मिश्रित संगीत, ध्वनियाँ। जब कई ध्वनियाँ एक साथ उत्पन्न होने लगती हैं तो सभी ध्वनियाँ आपस में मिल जाती हैं, जिसको कि हम लोग ब्लेंडेड नोट्स, मिश्रित संगीत कह सकते हैं, ध्वनियाँ कह सकते हैं। क्योंकि यह कविता है तो कविता में प्रायः नॉर्मली संगीत के विषय में या मधुर ध्वनियों के विषय में ही कविताएं लिखी होती हैं, तो इसलिए हम लोग ब्लेंडेड नोट्स की हिंदी को मिश्रित संगीत या ध्वनियाँ समझेंगे। दूसरा जो वर्ड है उसको मीनिंग को हम लोग समझते हैं ग्रो मीन्स होता है पेड़ों का समूह, जिसके लिए आप झुंड या कुंज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उपवन छोटा जंगल या वृक्ष वाटिका शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वाइल
वाइल मीन्स जबकि। सेट, सेट यहाँ पर आप जानते हैं कि सैट होता है। सैट मतलब बैठा था। सिट का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आप समझ सकते हैं, सेकेंड या थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं सिट का। तो सैट मतलब बैठना। तो सैट के लिए बहुत ही पूर्व में अंग्रेजी विषय में सैट के लिए सेट शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो सैट मीन्स बैठा था, आप समझ सकते हैं। रिक्लाइंड, रिक्लाइंड का अर्थ होता है आराम की स्थिति में लेटना, पीठ के बल आराम की मुद्रा में बैठना या लेटना। क्योंकि पीठ के बल अगर आप बैठ तो सकते नहीं, आप लेट ही सकते हैं, इसलिए आप कहेंगे कि आराम की स्थिति में लेटना या पीठ के बल आराम की मुद्रा में होना। जैसे आप गौतम बुद्ध भगवान की मूर्तियों को देख सकते हैं। तो गौतम बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ पूरे विश्व में बहुत कम ही ऐसी पाई जाती हैं जो कि लेटी हुई मुद्रा में हैं। आगे हम लोग शब्दों को देखते हैं। स्वीट मूड, स्वीट मूड मीन अच्छी यादें, मन को, हृदय को सुकून, शांति देने वाली, प्रदान करने वाली यादें या बातें। उसके लिए हम लोग इंग्लिश में स्वीट मूड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्लीजेंट थॉट्स, प्लीजेंट थॉट्स मीन्स मनमोहक विचार या सुखद प्रीतिकर विचार, मतलब जो आपको प्रेम की अनुभूति कराएं, उन विचारों को हम लोग प्लीजेंट थॉट्स कह सकते हैं। आनंद की अनुभूति कराएं, उन विचारों को हम लोग प्लीजेंट थॉट्स कह सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पर है सैड थॉट्स, सैड थॉट्स मीन्स दुख, विषादी या उदासीन विचार या ख्याल, मतलब जो आपके हृदय को दुखों से भर दें, उदास कर दें, ऐसे विचार या ऐसे ख्यालों को हम लोग सैड थॉट्स कह सकते हैं। माइंड आप सबको पता है, मस्तिष्क। तो हम लोगों ने पहले स्टैंजा के सभी कठिन शब्दों के अर्थों को समझ लिया है। अब हम लोग इस स्टैंजा के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। कवि कहता है कि जब वह पेड़ों के समूह में बैठा हुआ था, मतलब आराम की स्थिति में पीठ के बल बैठा हुआ था, किसी वृक्ष से टेक लगाकर सटकर जब कवि बैठा हुआ था, तो वह हजार ध्वनियाँ सुनता है, जो कि मिली हुई ध्वनियाँ होती हैं, हजार ध्वनियाँ। क्योंकि कवि एक प्राकृतिक वातावरण में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर ध्वनियाँ जो आएंगी वह पंछियों की ध्वनियाँ होंगी। क्योंकि पंछी कलरव करते रहते हैं, मतलब चहचहाते रहते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी प्राकृतिक सुंदरता थी। तो मतलब वहाँ पर बहुत वृक्ष थे, उन वृक्षों पर बहुत पंछियों का वास था। तो सभी पंछी बसंत ऋतु में प्रकृति का हर भाग, हर अंग बहुत प्रसन्न होता है। तो पंछी भी खुश थे, क्योंकि सभी जितनी भी धरती पर चीज़ें हैं वो सभी प्रकृति का हिस्सा है। तो पंछी बहुत खुश थे। कवि वहीं पर कहीं पास में एक वृक्ष के सहारे बैठा हुआ था, पीठ के बल आराम की मुद्रा में ठंडी वायु, शीतल वायु का आनंद ले रहा था। तो वह सुनता है कि हजार पंछियों का मिश्रित संगीत ध्वनि उसके कानों में पड़ रहा है, जब वह आराम की मुद्रा में वृक्ष के सहारे बैठा हुआ था। तब उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है, मतलब बहुत खुशी मिलती है उसको। इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्रेजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। और यह सब अनुभव करके, मतलब प्राकृतिक सुंदरता, पर्यावरण की अनुकूलता, शीतलता को अनुभव करके कवि को बहुत आनंद आ रहा था। और उसके मन मस्तिष्क में, हृदय में बहुत ही कोमल और अच्छी यादें, शांति सुकून प्रदान करने वाली यादें, विचार उठ रहे थे। तभी इन विचारों के बीच ही उसके मस्तिष्क में कुछ दुख देने वाली, कुछ बुरी यादें उत्पन्न होने लगती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो पहले स्टैंजा को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे के स्टैंजा के अर्थ को समझते हैं। अर्थ को समझने से पहले हम लोग उसको रीड करते हैं और उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैड मेड ऑफ मैन। ये स्टैंजा टू को हम लोगों ने रीड कर लिया। अब कुछ कठिन शब्दों को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
बोला जा रहा है टू हर फेयर वर्क्स दिस नेचुरल लिंक। लिंक मीन्स होता है जोड़ या संबंध। फेयर मीन्स होता है साफ सुथरा। ह्यूमन सोल मीन्स मानवीय आत्मा, जिसको आप आत्मा भी कह सकते हैं। थ्रू मी रैन मीन्स मेरे भीतर दौड़ गई। ग्रीव्ड मीन्स उदास करने वाले या दुखी मन में। हार्ट मीन्स आप जानते हैं हृदय होता है। थिंक मीन्स विचार करना। व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, मतलब मनुष्य ने मानव को क्या से क्या बना दिया है, मतलब मानव ने स्वयं को क्या से क्या कर दिया है। कवि कहता है कि प्रकृति इतनी सुंदर, मनोहारी है, मनमोहक, हृदय को आनंदित कर देने वाली है। सब प्रकार से मन, हृदय, मस्तिष्क को अपने में पूर्ण रूप से मिला लेने वाली, मतलब अपनी सुंदरता, शांति आदि गुणों से अपने वश में वशीभूत कर लेने वाली, स्वयं में अंतर्निहित कर लेने वाली है। द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन, मतलब जब प्रकृति में इतने गुण विद्यमान हैं तो कवि कहता है कि उसका जो उसकी जो मानवीय आत्मा है वह उसको विचार करने पर बाध्य कर देती है। कवि कहना चाहता है कि मतलब प्रकृति में ऐसे अद्वितीय गुण हैं कि वो किसी को भी स्वयं में खो देने के लिए बाध्य कर देती है। इस प्रकार कवि भी बाध्य हो जाता है और कवि का जो मानवीय हृदय आत्मा है वह जागृत हो जाती है और विस्तार पूर्वक गहराई से सोचने विमर्श करने लगती है। कवि का हृदय ग्लानि, दुख, पीड़ा से यह सब विचार करने लगता है कि मनुष्य इंसान ने स्वयं को किस प्रकार बना लिया है। कवि सोचता है अपनी अंतरात्मा की गहराइयों से कि प्रकृति ने मानव सभ्यता को सब कुछ दिया, एक माँ की तरह, माँ की भांति मानव को अपनी गोद आंचल में पाला, जिससे मानव सभ्यता इतनी विकसित हुई। पर इंसानों ने स्वयं को किस दशा में पहुंचा लिया है कि वह अपनी ही जीवनदायिनी माँ रूपी प्रकृति की अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। इतना कठोर हो गया है मानव कि अपनी लालच की असीमित अनंत भूख में अंधा होकर संपूर्ण प्रकृति के लिए विनाश का कारण बन चुका है। प्रकृति ने कोई सीमाएं नहीं बनाई हैं। मानवों के बीच सबको एक समान प्यार, प्रेम रूपी प्राकृतिक उपहार प्रदान किया है, परंतु लालची, अति महत्वाकांक्षी मानवों ने कृत्रिम सीमाएं बना ली हैं। एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। जाति, धर्म, रंग, रूप आदि के ढोंग आड़ में और प्रकृति को निर्ममता पूर्वक मार रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। मानव अपने इन्हीं लालचों, महत्वाकांक्षों, इच्छाओं, क्रियाओं के कारण माँ रूपी प्रकृति के अस्तित्व के लिए एक भयानक खतरा बन चुका है। प्रकृति कोमल जीवनदायिनी है। मानव युद्धों में लिप्त है। जंगलों को बहुत तीव्र गति से काटा जा रहा है। वन्य जीवों को मारा जा रहा है। उनका अस्तित्व खतरे में आ चुका है। मानव ये भूल गया है कि शायद वह भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, क्योंकि मानव अपने अधिकांश लगभग संपूर्ण ज़रूरत की वस्तुओं के लिए, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, पीने का पानी हो, लकड़ियों की वस्तुएं जैसे कुर्सी, बेड, टेबल, बेंच आदि हो, के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करता है। मानव अनजाने में ही अपनी लालच, इच्छाओं के वशीभूत होकर स्वयं के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन चुका है। अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं और अनेकों रोग मानव सभ्यता, जीव सभ्यता के द्वार पर दस्तक देने को तैयार खड़े हैं। आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानव प्लास्टिक, रबर आदि का निर्माण अति तीव्र गति से अति मात्रा में कर रहा है, जिससे नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। कितनी नदियों ने अपने अस्तित्व को खो दिया है। इन्हीं सब जहरीले अपशिष्टों को अनजान जानवर खा रहे हैं। चारागाहों की और चारे की कमी के कारण, जिससे उनके शरीर में अनेकों जहरीले केमिकल्स घुल रहे हैं और उन्हें अनेकों बीमारियां हो रही हैं। इन्हीं जानवरों के उत्पादों को मनुष्य उपभोग
कर रहा है, जिससे मनुष्यों में त्वचा संबंधी कैंसर, हृदय संबंधी आदि अत्यंत खतरनाक बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं। ये तो बस एक उदाहरण है, आप अनेकों ऐसे ही उदाहरण ले सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। मानव जंगल काट रहा है, वो भी बहुत तेजी से, जिससे वन्य जीव खत्म होते जा रहे हैं, हो रहे हैं। वायु प्रदूषण अपनी चरम अवस्था में जाने के लिए उत्प्रेरित हो रहा है। भूकंप आ रहे हैं क्योंकि नदियाँ मिट्टी को काट रही हैं। भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हो रही हैं। पहाड़ों को काटा जा रहा है सुरंगों के निर्माण के लिए। प्रकृति के साथ तीव्र मात्रा में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की जा रही है। नदियों पर बड़े बड़े विशालकाय बांधों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सूखा और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। कहीं कहीं पर बाढ़ आ जा रही है तो कहीं पर अत्यंत सूखा हो रहा है। यह सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। एक प्रकार से प्रकृति की विधिवत हत्या की जा रही है। ये मानव की अत्यंत लालची सुखभोगी प्रवृत्ति के कारण ही हो रहा है। और कहें तो गलत नहीं होगा कि प्रकृति के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका मानव स्वयं के विनाश की ओर अग्रसर हो चुका है, वो भी अत्यंत तीव्र गति से। अब हम लोग स्टैंडर्ड 3 के अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड 3 को देख सकते हैं। थ्रू प्राइम रोड टफ्स इन दैट ग्रीन बावर द पेरीविंकल ट्रेल्ड इज रेस्ट एंड टेस्ट माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉय द एयर इट ब्रेथ। तो हम लोग स्टैंडर्ड 3 के कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को समझ लेते हैं। यहाँ पर प्राइम रोज आया हुआ है। प्राइम रोज मीन हल्के पीले रंग का, या आप बसंती गुलाब भी इसके लिए शब्द प्रयोग कर सकते हैं। टफ्स मीन्स होते हैं गुच्छे, फूलों के गुच्छे, उनको हम लोग टफ्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति में फूलों की बात की जा रही है। ग्रीन बावर में होता है मन को भाने वाली सुहानी ठंडी पेड़ों की छाया से युक्त जगह जो कि प्रकृति में पाई जाती हो। तो प्रकृति में हरे वृक्षों के योग से ही ऐसे जगह स्थान का निर्माण होता है जो कि शीतल ठंडी वायु से युक्त हो, धूप से रहित हो और मन को शांति, शीतलता, आनंद प्रदान करने वाली स्थान हो। तो ग्रीन बावल का अर्थ आपने समझ लिया। नेक्स्ट जो वर्ड है पेरीविंकल एक प्रकार का पुष्प होता है जो कि कई रंगों में खिलता है, जो कि बहुत सुंदर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेल्ड इज रेस्ट। तो ट्रेल्ड का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं कि अपने
किसी भी अंग को बहुत ही ढीला छोड़ देना जो कि सतह से छूटा हो, या सतह पर एक प्रकार से जिस प्रकार आप झाड़ू मारते हैं तो झाड़ू को सतह से पूरी तरह से स्पर्श करा कर आप झाड़ू लगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर प्रकृति में पुष्पों की बात हो रही है। तो जो पेरिविंकल पुष्प के पौधे हैं वह एक प्रकार से पृथ्वी से स्पर्श हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वह पृथ्वी में एक प्रकार से पूर्ण रूप से मिले हुए हैं, मतलब पृथ्वी में समाहित हो रहे हैं। जिस प्रकार झाड़ू पृथ्वी का स्पर्श करता है उसी प्रकार पेरिविंकल के पुष्प भी पृथ्वी धरती को स्पर्श कर रहे हैं। तो ट्रेल्ड इज रेस्ट का मतलब यहाँ पर यही है। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है टेस्ट। टेस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है कि सहसा रह रहकर उठने वाली पीड़ा, मतलब अचानक से होने वाली पीड़ा, जिसके लिए आप हुल या कसक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। फेथ मीन्स विश्वास, एवरी फ्लावर मीन्स प्रत्येक पुष्प, एंड्रायड मीन्स आनंद लेता है, एयर इज ब्रेथ मतलब जो वायु का श्वास करता है, मतलब जो वायु श्वास में ग्रहण करता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो प्राइम रोड के टफ्स हैं, मतलब जो हल्के पीले रंग के पुष्प के गुच्छे हैं, वह धरती से स्पर्श हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वह धरती से प्रेम जता रहे हैं, धरती में मिल रहे हैं, एक माँ और संतान की भांति। द पेरिविंकल ट्रेल्ड इज रेस्ट, और जो पेरिविंकल के पुष्प हैं वह मालाओं की भांति प्रतीत हो रहे हैं। रेस्ट मीन्स होता है मालाएं या हार। तो जो हल्के पीले रंग के पुष्प हैं उस ग्रीन बावर में, मतलब ऐसी जगहों पे जो कि पेड़ों की छांव से युक्त हैं, वहाँ पर धूप नहीं आ रही है, वह स्थान बहुत शांत शीतल है। तो ऐसे स्थानों पर जो हल्के पीले रंग के पुष्प के गुच्छे हैं वह प्रकृति से अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, मतलब धरती भूमि से अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। और जो पेरिविंकल के पुष्प हैं, मतलब पेरिविंकल एक प्रकार का पुष्प होता है, अभी हम इसकी पिक्चर्स को आपको दिखा देंगे। तो जो एक प्रकार का पुष्प होता है वह ऐसा झुक गया है, ऐसा लग रहा है कि मानो उसकी मालाएं तैयार हो गई हैं, उसके हाथ तैयार हो गए हैं। एंड टेस्ट माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉय द एयर इट ब्रेथ। और कवि कहता है कि और मेरा यह विश्वास है कि प्रत्येक पुष्प जो एक प्रसन्नचित्त जीव की भांति सुगंधित जीवनदायिनी प्राणवायु ग्रहण करता है, सुगंधित वायु को श्वास के रूप में ग्रहण करता है, लेता है। वो सभी पुष्प इस सुगंधित वायु का आनंद लेते हैं। इस क्रिया द्वारा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि श्वसन क्रिया द्वारा जितने भी पुष्प हैं वह सभी उस सुगंधित उस शीतल वायु का श्वास के रूप में प्रयोग करते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेरिविंकल के फ्लावर्स हैं जो कि कई कलर्स में आते हैं। आप देख सकते हैं पेरिविंकल्स के फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विनका माइनर पेरिविंकल है। अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के पेरिविंकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट पिंक पेरिविंकल का फ्लावर है। आप देख सकते हैं पेरिविंकल्स के अलग अलग वैरायटी के पुष्पों को, फूलों को, स्पीशीज को। ये येलो पेरिविंकल है। तो आपने देखा कई प्रकार के पेरिविंकल्स होते हैं। हमने कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट करने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने 3 स्टैंजा के अर्थों को समझ लिया है। अब हम लोग आगे के स्टैंजा को पहले रीड करते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। द बर्ड्स अराउंड मी होप्ड एंड प्लेड, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure। अब हम लोग इसके अर्थ को अब हम लोग स्टैंजा 4 के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंजा 4 में कवि कहता है कि पंछी उसके चारों ओर मंडरा रहे हैं, खेल रहे हैं,
चिड़ियों का समूह झुंड उसके चारों ओर मंडरा रहा है, उड़ रहा है और आनंद की प्रसन्नता की मुद्रा में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। कवि कहता है कि मैं उनके विचारों को, भावनाओं, वेगों, उत्साह, क्रियाओं, मुद्राओं को समझ पाने में असमर्थ हूँ। मतलब कवि कहता है कि वह उन प्रसन्नचित्त पंछियों के विचारों, प्रसन्नता, उत्साह आदि की सीमा स्थिति को माप नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। लेकिन पंछियों द्वारा जो थोड़ी बहुत क्रियाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, मतलब पंछी जो थोड़ी बहुत गति कर रहे हैं, उसके आधार पर कवि कहता है कि ये सब एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति करवा रहे हैं और पंछी स्वयं आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। मतलब पंछियों के वेगों, गतियों से कवि और पंछियों दोनों को एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति की प्राप्ति हो रही है। तो हम लोगों ने स्टैंजा 4 के अर्थ को समझ लिया है। अब हम लोग स्टैंजा 5 के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग स्टैंजा 5 के अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। स्टैंजा 5 में बोला जा रहा है कि द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैन टू कैच द ब्रीजी एयर एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वाज प्रेजर देयर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि छोटी छोटी डालियाँ, टहनियाँ अपने कोमल पत्तों को सुगंधित, मनमोहक, शीतल, आनंदित कर देने वाली वायु के झोंकों को श्वास के रूप में लेने के लिए बाहर की ओर निकल रही हैं। मतलब प्रकृति के बीच में खुद को स्थापित कर रही हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो नवोदित नई टहनियाँ, डालियाँ हैं, उनके छोटे छोटे कोमल पत्ते व डंडे इस मनमोहक, मनोरम वातावरण में खुद को शामिल कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि वो सब भी इस विशिष्ट वातावरण का हिस्सा बन सकें। और मुझे वो सब कुछ अवश्य सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जो कि मैं कर सकता हूँ कि इस वातावरण में अद्भुत आनंद, खुशी, उत्साह आदि, मतलब पूर्ण रूप से व्यक्ति या जीव को प्रसन्न कर देने वाली, आनंदित कर देने वाली सभी गुण विद्यमान हैं, समाहित हैं। तो कवि कहता है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से आनंद ही आनंद है इस प्राकृतिक वातावरण में। तो अभी तक हम लोगों ने पेज नंबर 5 पे जितने स्टैंजार्ड थे, उन सभी स्टैंजार्ड के अर्थों को समझने की कोशिश की, व्याख्या को समझने की कोशिश की। अब तक हम लोगों ने 5 स्टैंजा के व्याख्या को समझ लिया। अब हम लोग लास्ट स्टैंजा के व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये सभी पेरिविंकल्स के फ्लावर्स को हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। लास्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि इफ दिस बिलीफ फ्रॉम heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man had made of man? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि यह विश्वास स्वर्ग से भेजा गया है, मतलब ईश्वर की ओर से भेजा गया है यह विश्वास की, क्योंकि स्वर्ग में ईश्वर ही रहते हैं, देवताओं का वास ही होता है। तो कवि कहना चाहता है कि यदि यह विश्वास
स्वर्ग से भेजा गया है, मतलब ईश्वर देवताओं की ओर से भेजा गया है। यदि ऐसा हो कि यह प्रकृति की पवित्र योजना है, मतलब प्रकृति की पवित्र योजना है, एक प्रकार से प्रकृति माँ रूपी ममता के साथ संपूर्ण जीव जगत का पालन पोषण भरण पोषण करती है, तो प्रकृति को भी हम लोग देवी देवता के स्वरूप तुल्य मान सकते हैं। तो कवि कहता है कि यदि यह विश्वास स्वर्ग की ओर से देवताओं की ओर से भेजा गया हो और यह प्रकृति की पवित्र योजना हो कि धरा पर पृथ्वी पर पंछियों की मधुर ध्वनियाँ सुनाई दें, पेड़ों की शीतलदायक छाँव हो, पुष्प वातावरण को सुगंधित रखें, सुंदर बनाएं, आकर्षक बनाएं, वृक्षों के माध्यम से ठंडी ठंडी शीतल मनोहर मनोहारी शरीर के थकान को तुरंत अपने एक शीतल वायु के झोंके से खत्म कर देने वाली प्राण वायु का प्रवाह हो, जीवनदायिनी ताजगी देने वाली स्वच्छ पवित्र नदियाँ हों, स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक तंदुरुस्ती प्रदान करने वाले फल हों, आहार हो। तो कुल मिलाकर कवि इस कविता के जरिए धरा की मनोहर छटा अद्वितीय सुंदरता की बात करता है, जिसमें प्रकृति जीव समस्त शामिल हैं, जो कुछ भी इस पवित्र पावन धरा पर है। अंत में कवि कहता है कि क्या मेरे पास कारण नहीं है विलाप करने के लिए, दुखी होने के लिए, कि प्रकृति ने मानव को इस पवित्र पावन जीवनदायिनी माँ रूपी धरा पर सब कुछ मानव को प्रदान किया था, लेकिन मानव ने मानव को क्या बना दिया है, मतलब मानव ने स्वयं को किस दशा में पहुंचा दिया है अपने असीमित लालच इच्छाओं के पूर्ति के लिए, तथा कथित विकास शक्ति प्रदर्शन वर्चस्व आदि के लिए प्रकृति को अत्यंत तीव्र गति से नष्ट कर रहा है, प्रकृति को समाप्त कर रहा है, दूषित कर रहा है। मानव यह भूल गया है कि जिसे वह विकास और उन्नति समझ रहा है और जीवनदायिनी प्रकृति का शोषण कर रहा है, असल में वह विनाश और अवनति की ओर स्वयं को अग्रसर कर चुका है। मतलब मानव सभ्यता जीव सभ्यता विनाश की ओर अग्रसर हो चुकी है। मानव के लालच की वजह से मानव ने स्वयं को इतना निर्दयी कुटिल स्वार्थी आदि बना लिया है कि वह अपने विनाश को भी नहीं देख पा रहा है, जो कि अत्यंत निकट है। तो हम लोगों ने इस कविता के अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश की है। अगर आपको इस कविता में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कविता के प्रश्नों को और उसके नेक्स्ट पार्ट में कविता के समरी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share, subscribe my channel and support me. And for more information, you can join the Telegram group of your respective classes. Thank you very much.